चलिए आप लोग सच में दोस्त, आज आप लोग जो फिजिक्स है, फिजिक्स का हम लोग रिवीजन करेंगे और एकदम शुरू से पढ़ेंगे, एकदम शुरू से। तो आप लोग सभी लोग कंसंट्रेट करेंगे बोर्ड पर कि हमने क्या आप लोगों को पढ़ाया और क्या सिखाया था। शुरुआत में आप लोग ये जानते हैं कि जो पूरा किताब है वो कहानी है किसका? आवेश का। किसका कहानी है? आवेश का। और इस आवेश को समझना होगा कि आवेश होता क्या है। आवेश कोई दिखाई देने वाला चीज नहीं है जिसको आप लोग पकड़ ले और डिफाइन कर पाए। आपके अंदर का अच्छाई को आप लोग कोई बोलेगी अच्छाई कहां दिखाई देता? दिखाई नहीं देगा। आपके हर एक एक्टिविटी से वो चीज प्रकट होता है कि आप अच्छे हैं कि बुरा है। और कोई सोता हुआ आदमी को आप लोग नहीं बोल सकते कि वो अच्छा है कि बुरा है। उस पर कोई एक्टिविटी करना होगा तो उसके अंदर का अच्छाई या बुराई, आप उसको एक जगह चटा मार दीजिए, उसके अंदर का अच्छाई का गुण बाहर निकल जाएगा क्या? बुराई का गुण बाहर निकल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि कोई भी गुण जो बाहर निकलता है कुछ उस पर कार्य करके निकलता है। तो आप लोग एग्जाम्पल दिए थे कि एक कलम है, जो कलम है तो कलम को यदि हम लोग कागज के टुकड़े के साथ रगड़ते हैं, कागज के टुकड़े के साथ रगड़ते हैं तो चिपकता नहीं है। रगड़ के तो चिपकाएंगे तो चिपक ही जाएगा। यानी कहने का मतलब कि कागज यदि हम लोग ऐसे ही कलम को यदि चिपकाए, कलम बिना रगड़े हुए चिपकाए तो नहीं चिपकेगा, लेकिन यदि रगड़ के चिपकाते हैं तो चिपक गया। इसका मतलब रगड़ने से इसमें कुछ ऐसा गुण आ गया जिसके चलते वो किसी चीज को खींच पाता है। उस गुण का ही नाम आवेश है। यानी आवेश किसी पदार्थ का गुण होता है जिसके प्रकट हो जाने से उसमें आकर्षित करने की क्षमता आ जाता है। फिर से गौर करेंगे, आवेश किसी पदार्थ का क्या होता है? गुण होता है और इसके प्रकट हो जाने से आकर्षित करने की क्षमता आ जाता है। बोले कि ना ये परिभाषा पसंद नहीं है। दूसरा, तो आप देख पा रहे हैं यानी पूरा जो किताब है वो कहानी है आवेश का। यानी आवेश किसी पदार्थ का गुण है जिस पर संपूर्ण विद्युतीय क्रियाएं संपन्न होती है। आवेश के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता है विद्युत से संबंधित। आपको बिजली धारा का प्रवाह करना है, आपको चुंबकीय प्रभाव से संबंध है, आपको कोई भी जो विद्युत से संबंधित जितना भी क्रिया होता है उसमें सबका कारण क्या होता है? आवेश। यानी आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिस पर संपूर्ण विद्युतीय क्रियाएं निर्भर होती है। यदि ये पसंद नहीं तो पहला वही वाला करेंगे कि आवेश क्या होगा? तो आवेश किसी पदार्थ का गुण होगा जिसके प्रकट हो जाने से क्या होता है? आकर्षित करने की क्षमता आ जाता है। और आप लोगों को यह भी बताया गया था कि आवेश कितने प्रकार का होता है। एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। समझते हैं कि धनावेश मतलब क्या और ऋणावेश मतलब क्या? देखिए, यदि एक पदार्थ है, एक पदार्थ में यदि हम बोले कि 3 गो प्लस है तो उसके बाहरी जो होगा ना 3 गो माइनस होगा, 2 1 3। मतलब किसी पदार्थ में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। तो इसी के जैसा एगो इसके यदि इसके अंदर यदि 4 गो प्लस है तो 4 गो माइनस होगा, 4 गो माइनस होगा। लेकिन जब दोनों पदार्थ को आपस में रगड़ा जाए तो कौन बाहर होता है? इलेक्ट्रॉन। तो रगड़ने पर कौन रगड़ाएगा? इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन रगड़ाएगा तो एगो में कमजोर पड़ेगा, एगो में मजबूत पड़ेगा। तो कमजोर वाला में से निकल जाएगा, मजबूत वाला पर क्या हो जाएगा? चला जाएगा। लेट अस अज्यूम कि हमने ये दोनों को जब रगड़ा तो 3 गो प्लस था, यहां पर 4 गो प्लस था तो 4 गो माइनस था। लेकिन आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन ना बाहर है, इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन रगड़ाएगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर आगे पीछे जाएगा, ना कि प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन तो नाभिक के अंदर है। तो बाहर कौन है? इलेक्ट्रॉन। इसलिए इलेक्ट्रॉन का ही अदला बदली होगी एक दूसरे के ऊपर। तो जब दो पदार्थ को रगड़े तो एक कमजोर पड़ेगा, तो लेट अस अज्यूम ये कमजोर पड़ा, तो कमजोर पड़ने से निकल जाएगा और ताकतवर वाला पर क्या हो जाएगा? चला जाएगा। आप देख पाएंगे प्लस से माइनस खत्म, प्लस से माइनस खत्म, क्या बच जाएगा? प्लस। यहाँ पर प्लस से माइनस खत्म, क्या बच जाएगा? माइनस। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है? त्याग। और ये इलेक्ट्रॉन का क्या किया? ग्रहण। तो क्या त्याग किया तो आसमान में चला गया कि दूसरे के ऊपर गया? यानी जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो धनावेश, और जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ऋणावेश। कोई पूछे धनावेश या ऋणावेश किसे कहा जाता है? तो वैसा आवेश जिसकी उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन को त्याग करने से, दान करने से, बाहर निकालने से होता है उसको धनावेश कहते हैं। और वैसा आवेश जिसकी उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से, प्राप्त करने से होता है उसको ऋणावेश कहते हैं। तो हमने क्या सीखा? पहला, आवेश क्या होता है और आवेश कितने प्रकार के होते हैं। यहां से छोटा छोटा बारीकी से ऑब्जेक्टिव निकल सकता है कि जब कोई पदार्थ धनावेशित है तो बताइए उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा? तो धनावेशित है तो इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है ना, तो इलेक्ट्रॉन जब त्याग करेगा तो उसके द्रव्यमान में क्या आ जाएगा? कमी आ जाएगा।
और जब कोई पदार्थ ऋणावेशित है तो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो ग्रहण करेगा तो उसके द्रव्यमान में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। और केवल एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि कोई पदार्थ आवेशित है, तो आवेशित मतलब धनावेशित भी हो सकता है और ऋणावेशित। धनावेशित कहने का मतलब क्या, धनावेशित कहने का मतलब उसका द्रव्यमान का मान घट जाना, और ऋणावेशित मतलब क्या, उसका द्रव्यमान का मान बढ़ गया। और केवल आवेशित बोला तो आंसर होगा बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो यहां से ऑब्जेक्टिव बना। और क्या आप लोगों को सीखना है कि आवेश के दो गुण, आवेश के दो गुण, लेकिन उससे पहले हम लोग सीखेंगे ये एक प्रॉपर्टी ये भी समझिएगा, सजातीय आवेश, सजातीय आवेश और विजातीय आवेश। विजातीय आवेश, सजातीय मतलब ये प्लस प्लस या माइनस माइनस, विजातीय मतलब प्लस माइनस। यदि कोई बोले कि सजातीय के बीच क्या होता है, तो सजातीय के बीच प्रतिकर्षण होता है, यानी प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, माइनस माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। बट हम लोग एग्जांपल लेते हैं प्लस माइनस, तो एक दूसरे में आकर्षण होता है। तो ये भी एक आवेश का हम लोग समझेंगे कि इस आवेश का जो प्रॉपर्टीज है क्या होगा कि एक जैसा यदि आवेश है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा मतलब ठेलेगा, और यदि विपरीत आवेश है तो खींचेगा। तो हम लोगों ने क्या सीखा, पहला आवेश क्या होता है, दूसरा आवेश के प्रकार कौन होते हैं, धन आवेश का परिभाषा और ऋण आवेश का परिभाषा। एक्स्ट्रा में आप लोगों ने ये भी सीख चुके हैं कि यदि एक जैसा आवेश होगा तो ठेलेगा और विपरीत आवेश होगा तो खींचेगा। इतना क्लियर हो रहा है। तो आगे हम लोग सीखते हैं आवेश का गुण। आवेश का दो गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि आवेश के दो गुणों को लिखें। तो पहला गुण है आवेश संरक्षित रहता है, आवेश संरक्षित रहता है, और दूसरा आवेश क्वांटीकृत रहता है। तो अब समझते हैं कि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि आवेश के दो गुणों को लिखे, तो आवेश का दो गुण पहला क्या हो जाएगा, आवेश संरक्षित रहता है, और दूसरा क्या हो जाएगा, आवेश क्वांटीकृत रहता है। आप लोग इतना लिख सकते हैं। लेकिन एग्जाम में ये पूछता है कि आवेश के संरक्षण के सिद्धांत को समझाएं, ये पहला सवाल। दूसरा, आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत को समझाएं, ये दूसरा सवाल। ये दोनों एग्जाम में सवाल बनता है कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत को समझाइए, और दूसरा आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत को समझाइए। तो चलिए हम लोग गौर करते हैं कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। देखिए, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है। ऐसे जनरली लोग बोलते हैं कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत मतलब यह कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही नाश, यह हमेशा संरक्षित रहता है। जैसे एक पॉकेट में हमने 500 का गड्डी लिया और इसको हमने उड़ाना स्टार्ट किया, और कोई पकड़ के हमारे दूसरे पॉकेट में हमारा डालना स्टार्ट किया, तो जितना मेरे पास पहले पैसा था उतना तो मेरे पास अभी भी है, क्योंकि एक तरफ से निकल रहा है तो दूसरा की तरफ आ भी तो रहा है। लेकिन जानते हैं ऐसा हमेशा आवेश के संबंध में ये जो बात बोल दिया जाता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जाता और नहीं नाश, तो ये हमेशा सत्य नहीं होता है, इसका कुछ कुछ अपवाद है। जैसे एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं अल्फा डीके प्रोसेस, उसमें न्यूट्रॉन टूट के बनता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और जो लोग नहीं पहचानते हो कि न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है, तो कोई भी जो परमाणु होता है वो 3 कणों से मिलकर बना होता है, एक प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन, फिर न्यूट्रॉन। तो ये सब जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं, और जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन एकदम चीनी के दाना के जैसा होते हैं, और चीनी के दाना एक दूसरे से जब मिलेगा ना तो लच्छीदाना के जैसा बनता है, और वो स्ट्रक्चर इस प्रकार से गोला बन जाता है। ऐसा नहीं कि गोला है, प्लास्टिक का गोल है, उसके अंदर गोल 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 प्रोटॉन न्यूट्रॉन, नहीं, वो इस प्रकार से आपस में सटता है ना कि वो गोला जैसा दिखाई देने लगता है। वो गोला होता नहीं है, वो छोटे छोटे एकदम एक दूसरे से चिपकते हैं। कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं? नाभिक बनाता है। और इस नाभिक के चारों तरफ कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो माइनस होता है, प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो प्लस होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन कहां घूमता है? बाहर। इस पर कैसे चार्ज होता है? माइनस। प्रोटॉन पर कैसे चार्ज होता है? प्लस। न्यूट्रॉन पर कैसे चार्ज होता है? कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा? याद रखने वाला बात है दोस्त, 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम। प्रोटॉन पर कितना होगा? 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम। न्यूट्रॉन पर कितना होगा? तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होगा। तो आप लोग गौर कर रहे होंगे, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन पर कितना? इतना होगा। प्रोटॉन पर कितना? इतना होगा।
बस इलेक्ट्रॉन पर माइनस में होगा और प्रोटॉन पर प्लस में होगा। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि इस प्रोसेस में हुआ क्या। देखिए, तो आप लोग देखिए, आप ही लोगों ने बताया कि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम। प्रोटॉन पर भी इतना ही होता है 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम। बस अंतर है कि इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है और प्रोटॉन प्लस में। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो तीर का चिन्ह दिए है ना, इसी का मतलब होता है घटना या अभिक्रिया या प्रतिक्रिया, कुछ भी। यानी घटना हुआ। घटना क्या हुआ कि न्यूट्रॉन टूटा और टूट के क्या बना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो इसी को जो टूटा, और टूटा तो इसीलिए बोलते हैं घटना। तो घटना से पहले जो था वो कुल आवेश कितना था, 0 था। अभी भी जोड़ेंगे तो -10 + 10 कितना होता है, 0। ऐसे ही माइनस में इतना और प्लस में इतना जोड़ेंगे तो कितना होगा, 0। यानी ये तो संभव है ना कि आवेशित, यानी जिस पर कोई आवेश नहीं था वो तो माइनस प्लस को उत्पन्न किया कि नहीं किया। यानी आवेशित कण को उत्पन्न किया जा सकता है, किंतु घटना से पहले और घटना के बाद कुल आवेश 0 होता है। यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। लेकिन इस शब्द से पहले, ये बात बोलने से पहले एक शब्द इस्तेमाल करेंगे। इसका लिए इस्तेमाल करेंगे विलगित। विलगित का मतलब क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ अलग अलग है लेकिन अलग अलग होते हुए भी उसको एक मान रहे हैं, इसी का मतलब होता है विलगित। विलगित का मतलब होता है अलग अलग होते हुए भी उसको एक मानना। जैसे हमने आपसे बोला जैसे हम आपसे बोले कि एक साइकिल है, साइकिल का चक्का है, फिर से उसका हैंडल है, फिर उसका पैडल भी है, लेकिन फिर भी हम हैंडल की तरफ इशारा करके बोलते हैं कि वो साइकिल मेरा है। उसके पैडल की तरफ इशारा करके बोलते हैं कि वो पैडल हमारा है, पैडल नहीं साइकिल हमारा है। तो कहने का मतलब इशारा हो रहा है हैंडल की तरफ, लेकिन बोल रहे हैं कि साइकिल हमारा है। इसका मतलब क्या हुआ कि साइकिल का हैंडल, पैडल, चक्का सब अलग है, लेकिन फिर भी उसको साइकिल बोला जा रहा है, क्योंकि सब एक दूसरे से अटैच है, जुड़ा हुआ है। तो जब चीजें अलग अलग होते हुए भी उसको एक मानते हैं, इसी के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है विलगित। किसी विलगित निकाय, निकाय का मतलब होता है बॉडी, जिससे मिलकर बना होता है। किसी विलगित मतलब होता है कि अलग अलग होते हुए भी एक मानना, इसका मतलब होता है विलगित। यानी किसी विलगित निकाय का जो कुल आवेश होता है वो संरक्षित रहता है। देखिएगा आवेश संरक्षण का सिद्धांत कैसे बोल रहे हैं। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। इस बात को याद ही रखना है, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। यह संभव है कि आवेशित कण को उत्पन्न किया जा सकता है। देखिए यहां पर उत्पन्न कर दिए हैं। कोई पूछे आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है, तो एक एक्स्ट्रा लाइन आपको याद करना होगा, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। यह संभव है कि आवेशित कण को उत्पन्न किया जा सकता है, किंतु घटना से पहले और घटना के बाद जो कुल आवेश होता है वो 0 होता है, और यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, आप ही के लिए स्पेशल बता रहे हैं, और एकदम शुरू से ही पढ़ा ही रहे हैं, शुरू से पढ़ा रहे हैं दोस्त। देखिए, तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत बोले तो बोल सकते हैं ऐसे। कोई बोले आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत क्या है। देखिए आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत मतलब क्या कि एगो हमारा ई पदार्थ है, एगो हई पदार्थ है। तो जब दोनों पदार्थ को रगड़ेंगे तो चूंकि बीच में रहता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, नाभिक बनता है। बीच में रहता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, नाभिक बनता है। इसके चारों तरफ होता है इलेक्ट्रॉन। कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। तो जब दो पदार्थ को आपस में रगड़ा जाएगा तो इलेक्ट्रॉने का अदला बदली होगा, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन का ही अदला बदली होगा। तो इलेक्ट्रॉन एक ऊपर से निकलेगा तो दूसरा पर जाएगा, लेकिन जैसा ही एक ऊपर से निकला तो आसमान में नहीं गया, जैसा ही एक ऊपर से निकला तो दूसरा पर उसी क्षण चला गया। मतलब जैसे ही एक ऊपर से निकला तो धन आवेश, और जैसा ही दूसरा पर गया तो ऋण आवेश। यानी जिस क्षण धनावेश बनता है उसी क्षण ऋणावेश ही बनता है। तो मान लीजिए कि एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ पर एगो इलेक्ट्रॉन गया, कगो, एगो, तो उस पर एक ही आवेश आएगा। लेकिन जैसा ही धन आवेश आएगा तैसा ही, यदि हो सकता है किसी पदार्थ पर से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो कितना आवेश होगा, 2 ही आवेश। कोनो पदार्थ पर से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 3 ही आवेश। कोनो पदार्थ पर से 10 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा 10 ही आवेश। कोनो पदार्थ पर से 1000 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 1000 ही आवेश। और कोनो पदार्थ पर से n इलेक्ट्रॉन निकल गया तो
एनी आवेश। और देखिए 3 गो अक्षर कितना हिंदी लिखवा देगा। देखिए 3 गो अक्षर पर हिंदी बोलते हैं। कोई बोले कि आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत को समझाएं, तो यही बोलेंगे किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश। क्यू मतलब क्या, किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक आवेश। इलेक्ट्रॉनिक आवेश किसको बोलते हैं, इस 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम को ही इलेक्ट्रॉनिक आवेश बोलते हैं। तो क्यू मतलब क्या, किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश। क्यू मतलब क्या, किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक आवेश, किसको बोला जाता है, इतना मान को। किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक आवेश। एन मतलब पूर्ण गुणज, एन मतलब पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इसी को आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। फिर से कि जब दो पदार्थ को रगड़ रहे हैं तो एक गो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 गो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 3 गो 3 लाख निकलेगा, कभी आधा टुक इलेक्ट्रॉन ना निकली। जब भी होगी तब पूर्ण संख्या में होगी। यानी किसी पदार्थ पर जो उपस्थित आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉनिक आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। यही आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत होता है। और हम नीचे लिखेंगे कि Q बराबर एन ई, जहां N बराबर 1 2 3 डॉट डॉट, ई क्या है 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम। तो आप लोग ये भी सीख चुके हैं। अभी आप लोगों को क्या बताया गया, आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, धनावेश क्या होता है, अभी हुआ है। ओके ठीक है, डन। लाइव क्लास नहीं चल रहा है, अभी चल रहा है। नहीं दोस्त, डन। हम चलिए चेक करके कर रहे हैं। चलिए सीखते हैं हम लोग आगे। तो हमने आपको आवेश बताया, आवेश का प्रकार। धनावेश किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग। ऋणावेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। आवेश के 2 गुण, पहला आवेश संरक्षित रहता है, दूसरा आवेश क्वांटीकृत रहता है। संरक्षण का सिद्धांत समझा दिए और क्वांटमीकरण का सिद्धांत भी समझ गए। अब क्या सीखना है कि आवेश का मात्रा क्या होगा। जैसे आप लोग सीखे होंगे द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो ग्राम भी होता है और केजी भी होता है। जैसे द्रव्यमान का मात्रक केजी या ग्राम दोनों होता है, ऐसे ही आवेश का जो मात्रक होगा 2 गो, एक होगा कूलम, एक होगा ESU, जिसको स्टैट यूनिट बोलते हैं। जैसे द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है केजी और सीजीएस मात्रक होता है ग्राम। और सही आवेश का कोई पूछे एसआई मात्रक का होगा कूलम और सीजीएस मात्रक का होगा ESU या स्टैट यूनिट। और यदि कोई पूछे कि 1 केजी में क ग्राम होता है तो 1000 ग्राम होता है। और सही कोई पूछे 1 कूलम में कितना ESU होगा तो 3 गुना 10 के पावर 9 ESU। और कोई पूछ दे कि 1 ESU में कितना, तो गुना में बता पट जाए तो इतना आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आवेश का बीमीय सूत्र कोई कहे तो आवेश का बीमीय सूत्र होता है AT या फिर IT। ये 11th क्लास में पढ़ना था। और आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि। हम लोग अब 2 टाइप का न्यूमेरिकल पूछता है, दोनों टाइप का न्यूमेरिकल पर हम लोग गौर करते हैं कि 2 टाइप के न्यूमेरिकल में क्या पूछता है। EMU, AMU। AMU मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, वो हम आपको कहाँ बताए हैं, वो हमको आप कहाँ बताए हैं, हमने आपको बताया कभी नहीं तो क्या दोस्त, नहीं। ओके डन, ठीक है। चलिए ठीक है, अब सुनिएगा यहां पर देखिए। तो 2 प्रकार का न्यूमेरिकल होगा। पहला टाइप का सवाल ऐसा बोलेगा कि यदि कोई पदार्थ है और कोई पदार्थ से 1200 इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर निकाल दिया। एक पदार्थ है, एक पदार्थ से 1200 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिए, तो बताइए इस पर कैसा आवेश उत्पन्न होगा। गौर करेंगे सभी लोग, कैसा आवेश उत्पन्न होगा और कितना आवेश उत्पन्न होगा। ध्यान दीजिए, यदि कोई पदार्थ से 1200 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले हैं तो कैसा आवेश उत्पन्न होगा। तो इलेक्ट्रॉन को त्याग किया गया है ना, बाहर निकाला गया मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है, तो त्याग होने के चलते इस पर क्या हो जाएगा, धनावेश। लेकिन कितना आवेश उत्पन्न होगा ये डिसाइड कर रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन गया है। 1200 इलेक्ट्रॉन गया है, कितनों इलेक्ट्रॉन का निकाल सकते कब, जब 1 इलेक्ट्रॉन के पता होता
1200 इलेक्ट्रॉन। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है 1.6 गुना 10 का पावर माइनस, और 2 इलेक्ट्रॉन बोलते तो 2 से गुना 3 इलेक्ट्रॉन बोलते तो, और कितना इलेक्ट्रॉन है 1200 इलेक्ट्रॉन, यानी 1200 का गुना कर देंगे किससे 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम से। और ये गुना भाग आपको आना चाहिए, दशमलव का गुना भाग है। ये पहला टाइप का न्यूमेरिकल पूछता है। दूसरा टाइप का न्यूमेरिकल क्या होगा कि यदि कोई पदार्थ 9.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम से ऋणावेशित है, तो बताइए इलेक्ट्रॉन का कमी होगा कि अधिकता। तो ऋणावेशित कहने का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, और जब ग्रहण करेगा तो कमी नहीं होगा, अधिकता होगा। यानी ऋणावेशित कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। लेकिन कितना अधिक होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन का नहीं निकालना है, अब एक कूलम का निकालना है। और एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 6.25 गुना 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 6.25 गुना 10 का पावर 18। 2 कूलम बोलते हैं 2 से गुना, 3 कूलम बोलते हैं 3 से गुना, 3 लाख कूलम बोलते हैं। और इतना कूलम बोल रहे हैं तो क्या करेंगे, इतना से गुना कर देंगे। और जब 9.6 का इसके साथ यदि गुना करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक और तरीका होता है, क्यू बराबर फॉर्मूला होता है एनी का। आपको आवेश का मान दे चुका है, कितना दिया है 9.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम, और एन का जो वैल्यू है आपको निकालना है, ई का मान कितना होता है 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम। यानी ई का मान आप जानते हैं, क्यू का मान दे चुका है, गुना में तो इस तरफ आएगा तो भागा में, तो भागा में होगा तो देखिए ऐसे हो जाएगा। यानी n बराबर 9.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम बटा में 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19। तो ये से ये खत्म हो जाएगा, 16 छक्का 96, हई वाला सही वाला खत्म हो गया। यानी कितना हो गया 6। यानी ये आप लोगों का कंसेप्ट था, और इस तरीका से आप लोगों का टोटल कंसेप्ट क्लियर होता है। यानी ये पार्ट 1 का चीज था, जिसमें आप लोगों ने क्या सीखा, आवेश क्या होता है। तो आवेश किसी पदार्थ का मौलिक गुण होता है जिसका प्रकट हो जाने से उसमें आकर्षित करने की क्षमता आ जाता है। आवेश कितने प्रकार के, 2। कौन कौन, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश की प्राप्ति कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, और ऋणावेश की प्राप्ति कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। आवेश के 2 गुण बहुत खास है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत और आवेश क्वांटमीकरण का सिद्धांत। संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है, सही है, बट किंतु आवेशित कण को उत्पन्न किया जा सकता है, किंतु घटना से पहले और घटना के बाद कुल आवेश शून्य होता है। एग्जाम्पल जो बताया गया उसको जरूर देना है। आवेश क्वांटमीकरण का सिद्धांत क्या होता है, किसी पदार्थ पर जो उपस्थित आवेश है इलेक्ट्रॉनिक आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, इसको आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत कहते हैं। और ये भी बात लिखना होगा, एन को बताना होगा क्या है और ई को बताना होगा क्या है। फिर आवेश का मात्रक बताए, एसआई, आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, सीजीएस मात्रक ईएसयू होता है। और एक कूलम में कितना ईएसयू, 3 गुना 10 का पावर 9 ईएसयू। फिर आवेश से संबंधित 2 टाइप का न्यूमेरिकल। लेकिन आप लोगों को कितने जन को लगता होगा कि एक कूलम जो है इतना कैसे ला दिए, एक कूलम में 6.25 गुना 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन कैसे होता है। तो आप लोगों से कोई पूछा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन बड़ा कि एक कूलम बड़ा, तो एक कूलम बड़ा, बोले कि बरियारी जान जाएंगे, नहीं। आप लोग जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम होता है। तो कोई पूछा कि बताइए एक कूलम का निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, तो एक कूलम का निकालना है तो जिसको निकालना है वहीं पर रोक देंगे, हई वाला जो गुना में 30 साइड आएगा तो भागा में, यानी एक कूलम बराबर हो जाएगा 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19। तो बताइए जब इसको इससे भागा देंगे, दशमलव काटेंगे तो ऊपर 0, जब 10 को 16 से भागा देंगे ना तो 0.625 आएगा, और 10 का पावर नीचे माइनस 19 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 19। यानी एक कूलम में हाथना इलेक्ट्रॉन। तो दशमलव के इसको खसका दीजिए, तो 6.25 केने खसका, दहीने, तो जब दहीने खसकेगा ना तो 19 में से एक घट जाएगा, तो हो जाएगा कितना, एक कूलम में 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है और होइबे करता है, याद कर जाना है। तो इस तरीके से आप लोग का पार्ट 1 खत्म हुआ।